नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए एक कहानी। बस नमक ज़्यादा हो गया। उसके माँ बाप कभी नहीं चाहते थे कि वह स्कूल, कॉलेज या कहीं भी खेल में हिस्सा ले, लेकिन वह हिस्सा लेती, अच्छा परफॉर्म करके ट्रॉफी भी जीतती। और माँ बाप बधाई आशीर्वाद देने के बजाय मुंह फुलाकर बैठ जाते थे। कॉलेज पहुंची तो यह धमकी भी मिली कि पढ़ना हो तो ही कॉलेज जाओ, खेलना कूदना हो तो घर पर ही बैठो। लेकिन वह कॉलेज में चुपचाप पढ़ती और खेलती भी रही। धमकी ज़्यादा मिली तो उसने भी माँ से कह दिया कि कहो तो घर में रहूं या घर छोड़ दूं। दुनिया खेल रही, मेरे खेलने से आखिर ऐसी कौन सी बात हो जाएगी, पहाड़ टूट पड़ेगा। मैं सीरियसली खेल ही रही हूँ और बहुत सी लड़कियों की तरह बॉयफ्रेंड की लिस्ट नहीं लंबी कर रही हूँ। कॉलेज करके उनके साथ मौज मस्ती तो नहीं कर रही हूँ। माँ को उसकी बातें जबानदराजी लगी। उन्होंने अपने को अपमानित महसूस किया और युवा बेटी पर हाथ उठाने से नहीं चूकी। लेकिन उसने मार खाने के बाद और भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया, यह पहली और आखिरी बार कह रही हूँ कि आज के बाद मुझे रोका गया या मारा गया तो मैं उसी समय हमेशा के लिए घर छोड़ दूंगी। आप या पापा इस कन्फ्यूजन में नहीं रहे कि मैं मार या गाली से मान जाऊंगी। मैं आपके हर सपने को आपके हिसाब से पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन साथ ही मेरा भी एक सपना है जिसे मैं पूरा करूँगी, ज़रूर करूँगी। मैं उसे ही पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। इससे आप लोगों की इज्जत बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। पैसे भी बरस सकते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ कि आप लोगों को कहीं भी नीचा देखना पड़े। इसके बावजूद आप लोगों को मुझसे परेशानी है। आप नहीं मानते हैं तो ठीक है। मुझे लगता है कि इस घर में रहकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं इसी समय घर छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर उसने अपने कपड़े व जरूरी सामान समेटने शुरू कर दिए। उसके हाव भाव से माँ को यह यकीन हो गया कि इसे यदि नहीं रोका गया तो यह निश्चित ही घर छोड़कर चली जाएगी, दुनिया में नाक कट जाएगी। और इसके हाव भाव साफ साफ बता रहे हैं कि यह रुकेगी तभी जब इसे खेलने से ना रोका जाए। चलो यही सही, रुकेगी तो किसी तरह, खेल रही हो तो चलो बर्दाश्त करते हैं, इससे कम से कम नाक तो नहीं कटेगी। समझाऊंगी कि बस कपड़े अपने शरीर के हिसाब से पहना करो। जरूरी नहीं है कि खुले खुले कपड़े पहनकर ही खेल पाओगी। अब बड़ी हो गई हो, यह अच्छा नहीं लगता। वह जितनी जल्दी जल्दी अपने सामान इकट्ठा कर रही थी, माँ उतनी ही तेजी से हिसाब किताब करके बनावटी हेकड़ी दिखाती हुई बोली, अच्छा ज़्यादा दिमाग खराब न कर, चल जा, सामान रख जहाँ रखा था। जो खेलना कूदना है स्कूल में ही खेल लिया कर। मोहल्ले की पार्क में उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है। उसको भी अम्मा की बात और उसके भाव को समझने में देर नहीं लगी। उसने सोचा चलो जब परमिशन मिल गई है तो घर छोड़ने का अब कोई कारण बचा नहीं है। घर छोड़कर पढ़ाई खेल के साथ साथ खाने पीने रहने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। यह सब हो तभी पाएगा जब नौकरी करके पैसा कमाऊंगी। एक साथ यह सब कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ना हो कि नौकरी के चक्कर में मेरा जो उद्देश्य है वही पीछे छूट जाए। मेरा सपना पाला छूने से पहले ही दम तोड़ दे। कबड्डी दम या ताकत का खेल है तो जिंदगी को चलाना भी दम का ही खेल है, और यह दम मिलता है पैसे से। आज के ज़माने में पैसा कमाना सबसे ज़्यादा दम का काम है। यह सोचकर उसने सारा सामान जहाँ से उठाया था वहीं रख दिया, एक आज्ञाकारी छात्रा की तरह। लेकिन पापा की याद आते ही उसने कहा, अम्मा तुमने तो परमिशन दे दी, लेकिन पापा ने ना दी तो बात तो वहीं की वहीं रहेगी। उसने सोचा था कि अब तो अम्मा असमंजस में पड़ जाएंगी, कहेंगी शाम को जब आएंगे तब पूछा जाएगा। लेकिन उसका अनुमान गलत निकला। अम्मा तड़कती हुई बोली, जब मैंने बोल दिया है तो पापा पापा क्या लगा रखा है, कह दूंगी कि खेलने के लिए मैंने कहा है। अम्मा की रुख से वह समझ गए कि अब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पापा अगर चाहते भी और अम्मा ना चाहती तो यह हो ही नहीं पाता। अम्मा मान गई तो अब कोई रुकावट आ ही नहीं सकती। उसका अनुमान सही था। शाम को ऑफिस से आने के बाद चाय नाश्ता, रात का खाना पीना सब हो गया, लेकिन अम्मा ने बात ही नहीं की तो वह बेचैन होने लगी। जब सोने का टाइम हुआ तो उसने सोचा कि अम्मा को याद दिलाए, कहीं वह भूल तो नहीं गई। वह याद दिलाने के लिए अम्मा के पास जाने को उठी ही थी कि
तभी उन्होंने बड़े संक्षेप में उसके पापा से इतना ही कहा, सुनो, अरिसा खेलने की जिद कर रही थी तो मैंने कह दिया ठीक है खेल लिया करो, लेकिन मोहल्ले में नहीं। अब या कल से क्लास के बाद प्रैक्टिस करके आया करेगी। तुम ऑफिस से आते समय इसे जाकर देख लिया करना, हो सके तो साथ में लेकर आया करो। टेम्पो सेम्पो से आने में बड़ी देर हो जाती है। अरिसा ने देखा कि अम्मा ने जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी की और किचन की ओर चली गई। उनके हाव भाव से यह कतई नहीं लग रहा था कि उन्हें पापा की किसी प्रतिक्रिया की कोई परवाह है। एक तरह से उन्होंने अपने शब्दों में अपना आदेश सुनाया, इस विश्वास के साथ कि उनके आदेश का पालन होना अटल है। अरिसा अम्मा से ज्यादा पापा को देखती रही कि अम्मा के आदेश को वह किस रूप में ले रहे हैं। उनके हाव भाव से वह आसानी से समझ गई कि पापा न चाहते हुए भी वह सब करने को तैयार हैं जो अम्मा ने कहा है। साथ ही उसके दिमाग में यह बात भी आई कि पापा के आने से सबसे अच्छा यह होगा कि कोच आए दिन कोचिंग के नाम पर जो बदतमीजियाँ किया करता है वह बंद हो जाएंगी। बाकी फ्रेंड से भी कहूँगी कि वह भी अपने अपने पेरेंट्स को बुलाएं। रोज आधे भी आने लगेंगे तो वह एकदम सही हो जाएगा। बेवजह ऐसी ऐसी जगह टच करता है जहाँ टच करने का कोचिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। जानबूझकर देर तक रोकता है, आधे घंटे कोचिंग देता है तो 2 घंटे बदतमीजी करता है। टीचर से कहो तो सुनती ही नहीं, उल्टा ही ब्लेम करने लगती है। शॉर्ट्स पहनकर कबड्डी खेलोगी तो क्या बिना टच किए ही कोचिंग हो जाएगी? गुड बैड टच को दिमागी फितूर बताती है। प्रिंसिपल के पास जाओ तो स्कूल से ही बाहर करने की धमकी कि तुम लोग अपनी बेवकूफ़ियों से कॉलेज बदनाम करती हो। कोच की बटरिंग के आगे वह बोल ही नहीं पाती। अगले दिन कॉलेज ग्राउंड में पापा को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई थी। उसका जोश दुगना हो गया था। उसने कॉलेज के ही 2 टीमों के 20 फ्रेंडली मैच में बहुत ही अच्छे मूव किए। चलते समय उसने जानबूझकर पापा का इंट्रोडक्शन कोच से करवाया, जिससे उसे इस बात का एहसास करा सके कि उसके पेरेंट्स उसका पूरा ध्यान रखते हैं, उसके साथ हैं, पूरा समय देते हैं। रास्ते में उसने पापा से बात करने की कोशिश की, अपनी खुशी व्यक्त करनी चाहिए, लेकिन वह चुप रहे। उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया। अरिसा को दुख हुआ कि आज के पेरेंट्स स्पोर्ट्स में अपने बच्चों की सक्सेस पर कितना खुश होते हैं, और एक मेरे पेरेंट्स हैं कि बोलते ही नहीं, दुखी होते हैं, गुस्सा होते हैं, न चाहते हुए भी खेलने सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि मैं घर छोड़ने लगी। आज प्रोविंस लेवल के टूर्नामेंट के लिए टीम में मेरा सिलेक्शन कर लिया गया। कोच ने खुद बताकर बधाई दी पापा को, किस जोश से हाथ मिलाते हुए कहा, आपकी बेटी बहुत अच्छी प्लेयर है, या ऐसे ही मेहनत करती रहे तो मेरी कोचिंग से या नेशनल टीम में भी सिलेक्ट हो जाएगी। आप बहुत ही लकी हैं। लेकिन पापा ने उनकी बात पर कैसे एक फीकी जबरदस्ती की मुस्कान के साथ हाथ मिलाया था। अरिसा ने सोचा घर पर यह बात अम्मा को पापा बताएंगे तो अच्छा होगा। देखते हैं वह खुश होती हैं, बधाई देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, या फिर पापा के ही पीछे पीछे चलती हैं। लेकिन उससे घर पर बड़ी निराशा हाथ लगी। पापा ने इस बारे में कोई बात करना तो छोड़ो, वह इस तरह बिहेव करते रहे, चाय नाश्ता खाना पीना टीवी देखने में व्यस्त रहे, जैसे कि वह इसे लेने गए ही नहीं थे। वह उनके साथ आई ही नहीं, उन्हें कोच ने कुछ बताया ही नहीं। उसे भी गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि अम्मा को बताऊंगी ही नहीं, बताने का क्या फ़ायदा, लेकिन यह भी तो ठीक नहीं होगा। यह सोचकर उसने कोच की अपने सिलेक्शन की सारी बातें अम्मा को बताई, लेकिन उन्होंने भी पलटकर एक शब्द नहीं कहा। वह बहुत ही आहत हुई कि यह कैसे माँ बाप हैं, इन्हें अपनी बेटी की किसी भी सक्सेस से कोई खुशी ही नहीं मिलती। लेकिन मैं भी हर हाल में इतना आगे जाऊंगी कि उन्हें खुशी हो, वह हंसे, मुझे आशीर्वाद दें। इसके लिए मुझे आगे जाना है, आगे और आगे, सबसे आगे जाना ही है। अरिसा खेलती रही और उसकी पढ़ाई भी चलती ही रही। उसकी कोशिशों से उसके बहुत से फ्रेंड्स के पेरेंट्स या भाई भी लेने आने लगे। इससे कोच की आपत्तिजनक कुछ चेष्टाओं पर अंकुश लग गया, मगर उसके पापा एक चुप हजार चुप ही बने रहे। एक जबरदस्ती की नौकरी करने की तरह उसे लेकर आते जाते रहे। बातचीत करने के उसके सारे प्रयासों के बावजूद उसके सामने माँ बाप चुप ही रहते। अंततः राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए दिल्ली जाने का समय आ गया। उसे कुछ पैसों
कुछ और कपड़ों सामान की जरूरत थी। कहने पर माँ ने मौन व्रत धारण किए कि यही सारी चीजें उसको उपलब्ध करा दी। टूर्नामेंट में उसकी टीम रनर अप रही। सिल्वर ट्रॉफी न्यूज़पेपर में निकली न्यूज़ की कटिंग्स के साथ वह घर पहुंची, इस विश्वास के साथ कि इस बार अम्मा पापा दोनों मौन व्रत तोड़ेंगे, मुस्कुराएंगे, बधाई देंगे। लेकिन नहीं, दोनों लोगों का मौन व्रत चालू रहा। वह मायूसी के साथ अपने कमरे में चली गई। उसने सोचा, ऐसा कहीं और किसी के साथ होता है क्या? करीब 10 घंटे की लंबी यात्रा की थकान के बावजूद वह बहुत देर रात तक सो नहीं सकी। बस में बैठे बैठे यात्रा करने के चलते वह कमर में दर्द भी महसूस कर रही थी, मगर किससे कहे अपनी पीड़ा। अम्मा पापा तो मुंह फुलाए कब का अपने कमरे में सोने चले गए थे। दर्द से ज़्यादा परेशान होने पर उसने अपनी स्पोर्ट्स किट से पेन किलर स्प्रे निकालकर स्प्रे किया। तभी उसे याद आया कि यह जर्नी से नहीं बल्कि खेल के समय लगी चोट के कारण है। उपेक्षा के कारण उसने खाना भी थोड़ा बहुत जबरदस्ती ही खाया था। भूख लगी होने के बावजूद उसे पूरा खाने का मन नहीं हुआ। अगली सुबह उसने उन सारी बातों को तिलांजल दे दी जिससे उसे मायूसी मिल रही थी, निराशा मिल रही थी। उसने पूरा फोकस अपने सपने, अपने खेल पर किया। अम्मा पापा के लिए यह स्पष्ट सोच लिया कि आखिर माँ बाप हैं। एक दिन जब बहुत बड़ी स्टार प्लेयर बन जाऊंगी, जब दुनिया सिर आंखों पर बिठाएगी, जब पैसा चारों ओर से बरसने लगेगा, तो इनका मौन व्रत भंग हो जाएगा। अंततः यह खुश होंगे ही। इनकी इस बेरुखी उपेक्षा को ही अपनी एनर्जी बना लेती हूँ। इसी एनर्जी के सहारे मैं आगे बढ़ती रहूंगी। अगले 4 साल में वह नेशनल लेवल की स्टार प्लेयर बन गई। तब उसे महसूस हुआ कि उसके माँ बाप का मौन व्रत अब जाकर थोड़ा कमजोर पड़ा है। मगर उसे इस बात का मलाल बना रहा कि यदि वह गुटबाजी राजनीति का शिकार न होती तो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी खेलने पहुंच गई होती। ऊंची पहुंच की कमी का परिणाम था कि जो प्लेयर प्रोविंस लेवल पर भी खेलने के काबिल नहीं थी, वह अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलाई और वह केवल अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, अपने जबरदस्त खेल के कारण राष्ट्रीय टीम में बनी रह सकी। बस यदि उसके पापा भी उसके लिए गलत नहीं फेयर फेवर की कोशिश करते तो शायद वह भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलती। कई खिलाड़ियों की तरह उसने जब इस बात को गंभीरता से महसूस किया कि अन्य कई खेलों की तरह यह खेल भी उपेक्षित है, न अपेक्षित पैसा है, न पब्लिसिटी, तो उसने नौकरी करने की ठानी। सोचा, इससे कई मौकों पर पैसों की तंगी को महसूस करने से मुक्ति तो मिलेगी। बाकी रहा खेल तो जैसे चल रहा है चलता रहेगा। उसे करीब 2 साल की जी तोड़ कोशिश के बाद स्पोर्ट्स कोटे के चलते पुलिस विभाग में नौकरी भी मिल गई। नौकरी की बात उसने पेरेंट्स से शेयर नहीं की। सोचा कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनका मौन व्रत कुछ कमजोर ही हुआ है, खत्म नहीं। लेकिन एक बार फिर उससे रहा नहीं गया, तो 2 दिन बाद उसने उन्हें बताकर आशीर्वाद मांगा। तो वह उसे मिला, मगर बड़े ही कमजोर शब्दों में। उसने महसूस किया कि नौकरी ने दोनों लोगों का मौन व्रत थोड़ा और कमजोर किया है। यह व्रत उसे तब बहुत कमजोर लगने लगा जब प्रशिक्षण के लिए जाते समय उसने चरण स्पर्श कर आशीर्वाद मांगा। तब माँ बाप दोनों ही लोगों ने करीब 7 वर्ष के बाद सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। सबसे पहले पिता आए, फिर माँ उनके पीछे पीछे। वह खुशी के आंसू लिए किसी छोटी बच्ची से पिता के साथ चिपक गई। तब उन्होंने आशीर्वाद देते हुए उसे अपनी बाहों में भरकर कहा, खुश रहो बेटा। बेटी ने तुम बेटा से बढ़कर मेरा नाम बड़ा कर रही हो। इस घर को यश कीर्ति की ज्योति से जगमग कर तुम हमारा जीवन सफल बना रही हो। हमें अंधेरे से आखिर तुमने निकाल ही लिया, नहीं तो हम अंधेरे में अंधेरा ही लिए समाप्त हो जाते। उनकी आंखें और गला दोनों ही भरे हुए थे और माँ भी खुशी के मारे सारे मौन व्रत तोड़ चुकी थी। लेकिन अतिशय खुशी के कारण उनके शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। लग रहा था आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, सारे शब्द मानो उसी में घुलकर बहे जा रहे थे। उसने दोनों को एक साथ बाहों में भर लिया और कहा, मैं जो भी कर पाई आप दोनों के आशीर्वाद और सहयोग से ही कर पाई।
अगर आप दोनों पैसे वगैरह से लेकर और सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं कराते तो मैं शायद यह सब नहीं कर पाती। पापा, आज आपको एक सच बता रही हूँ कि अम्मा के कहने पर आप अगर रोज़ मुझे लेने न पहुँच रहे होते तो या तो मेरा खेल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका होता या फिर मैं कोच के द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार बनती रहती। मेरा करियर उसके बावजूद बर्बाद ही होता। इतना ही नहीं पापा, आपके चलते बाकी लड़कियां भी बच पाईं। मैं सबको आपका एग्जाम्पल देकर उन पर प्रेशर बनाती थी कि वह भी अपने पेरेंट्स को ज़रूर बुलाएं। इससे कोशिश के चलते सभी के पेरेंट्स आने लगे क्योंकि सारी लड़कियां उससे परेशान थी। जब हम टूर्नामेंट खेलने जाते थे तो वह वहाँ भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था, लेकिन हम सब इतने अलर्ट रहते थे कि उसकी एक भी नहीं चल पाई। इसलिए सारा क्रेडिट आप दोनों को ही जाता है। उसकी बातों ने माँ बाप को और भी ज़्यादा भावुक कर दिया। उनके आंसू बह चले। पापा इतना ही बोल सके कि हम बातों को बड़ी देर से समझ पाए बेटा। अब तो तुम एसआई बन चुकी हो। उस बदतमीज को शिक्षकों के पीछे अवश्य पहुंचाना। ऐसे गिरे हुए इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए जो अपने बच्चों के समान बच्चियों के लिए ऐसी गंदी सोच रखता था, कोशिश करता था। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी पापा, लेकिन कानून की भी अपनी सीमाएं हैं। जब तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा, शिकायत नहीं करेगा, तब तक हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या तुम खुद नहीं लिखा सकती? मैं भी लिखा सकती हूँ पापा। ट्रेनिंग पूरी करके एक बार जॉब में आ जाऊं पूरी तरह से, तब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आरिशा को तब और बड़ा धक्का लगा जब प्रशिक्षण के दौरान भी कोच जैसे कई लोग उसे मिले, लेकिन पहले ही की तरह वह इन सबको भी उनकी सीमा में रखने में कामयाब रही। मगर जब कुएं में ही भांग गहरे घुली हुई है तो उसे जो पहली तैनाती मिली वहां उसका इमीडिएट बॉस इंस्पेक्टर भी कोच के जैसा ही आदमी मिला। थाने की हर महिला एम्प्लॉय को वह अपनी रखैल समझता था। सबको उसने कोई ना कोई नाम दे रखा था। आरिशा को वह उसके गोरे रंग के कारण चुनौती कहता था। हर समय लिमिट क्रॉस करने का प्रयास करता था। एक बार फिर से वह कॉलेज और प्रशिक्षण सेंटर की तरह यहाँ भी सभी लेडीज स्टाफ की सिक्योरिटी शील्ड बन गई। इंस्पेक्टर उससे दोस्तों की तरह बात करता था। हंसी मजाक के बहाने कभी कभी बहुत ही आगे बढ़ने का प्रयास करता था। कहता, तू मेरी चुनौती है, मैं तेरा सुरती, दोनों को रगड़ेंगे तो खूब मजा आएगा। ऐसे समय में वह यह भूल जाती थी कि वह उसका सीनियर है। वह बिंदास होकर गाली बकती हुई कहती, अब एक घर वाली चुनौती संभाल नहीं तो कोई दूसरा सुरती रगड़ के मजा ले लेगा। यह कहकर वह ठहाका लगाकर हंसती जरूर। उसके साथ बाकी लोग भी खूब मजा लेते। जल्दी ही दोनों चुनौती सुरती के नाम से चर्चित भी हो गए। असल में आरिशा प्रशिक्षण के समय ही गाली गलौज में पारंगत हो गई थी। उसकी जन्नाटेदार गालियां बड़े बड़े गालीबाजों को भी झंझना कर रख देती थी। माँ बहन की गालियां उसकी तकिया कलाम बन चुकी थी। उसने खुद भी ऐसी तमाम गालियां गढ़ी थीं जो पुरुष वर्ग को तीर सी चुभती थी। आए दिन इसके चलते उसकी किसी न किसी से बहस हो जाती थी। जब उसकी संगी साथी कहती, जिससे तू शादी करेगी उसके लिए तुझे खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसका पेट तेरी गालियों से ही हमेशा भरा रहेगा, तो वह हंसकर कहती, घबराओ मत, मैं ऐसे से शादी करूंगी जिसे गाली देने की जरूरत ही नहीं रहेगी। उसका पेट मैं देसी हार्मलेस पिज्जा चोखा बाटी से ही भरे रहूंगी। उसकी माँ ने प्रशिक्षण के समय ही उससे पूछ लिया था कि बेटा, तू जैसा करियर चाहती थी वह बना लिया, शादी की उम्र हो गई है, तू कहे तो तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखना शुरू करूं। साथ ही माँ ने बहुत स्पष्ट पूछा था, अगर तुमने कहीं देख लिया है तो वह भी बता दो, मैं उसी से ही कर दूंगी। समय से सारा काम हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि अम्मा ऐसे साफ साफ सीधे सीधे पूछ लेंगे, इसलिए कुछ देर तो उन्हें देखती ही रही। फिर उसने भी अम्मा के ही अंदाज में साफ साफ कहा, अम्मा सच सच कहूँ, न मैंने कहीं देखा है ना ही मैं कहीं देखूंगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ऐसे देखा देखी के बाद होने वाली शादी का कोई चार्म ही नहीं रहता, और मैं हर जगह चार्म ढूंढती हूँ, इसलिए तुम ही ढूंढो, जहाँ कहोगी वहीं करूँगी। अम्मा ने उससे थोड़े आश्चर्य के बाद कहा, लेकिन बेटा कम से कम अपनी पसंद के बारे में तो बता ही दो, इससे मुझे ढूंढने में बहुत आसानी होगी।
सही मायने में वैसा लड़का ढूंढ पाऊंगी जैसा तुम चाहती हो, जिसमें तुम्हें तुम्हारी पसंद का चार्म मिल सके। उसने मुस्कुराते हुए बहुत साफ साफ फिर कहा, अम्मा मेरी पसंद नापसंद सब शांति समझती हो, फिर भी कह रही हो तो ठीक है सुनो। इसी के साथ उसने चंद शब्दों में अम्मा को अपनी पसंद नापसंद सब बता दी, जिसे सुनकर वह कई बार हंसी, फिर बोली, सच बेटा तू बहुत ही स्मार्ट है, मैं तो इतनी एज के बाद भी यह सब सोच ही नहीं पाई। तुम हमारी उम्मीदों से भी बहुत आगे हो बेटा। मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तेरे मन का लड़का ढूंढने में मैं जल्दी से जल्दी सफल हो जाऊं। सच में जब वह सफल हुई तब तक आरिशा को नौकरी करते हुए 1.5 साल ही बीता था। उसके अम्मा पापा के पैर 7वें आसमान पर थे कि लड़की ने जैसा चाहता वह बिल्कुल वैसा ही लड़का ढूंढने में सफल रहे। भगवान को कृपा करने के लिए वह दिन भर में सैकड़ों बार धन्यवाद देते रहे और तैयारियां करते रहे। शादी से 4 दिन पहले आरिशा कार्ड लेकर थाने पहुंची कि लहगर इंस्पेक्टर को भी कार्ड देकर इनवाइट करे। उसे चिढ़ाएगी कि तेरी चुनौती तो जा रही है एक दमदार खास सुर्ती के साथ शादी करने। अब तू अपनी सुर्ती के साथ चिल्ला चुनौती चुनौती। लेकिन थाने पहुंचकर उसे निराशा हाथ लगी। इंस्पेक्टर छुट्टी पर था। उसकी साथी ने उसे बताया कि उसके साले की शादी है, आज शाम वह ससुराल जा रहा है, तैयारियों के चलते आया ही नहीं। यह सुनकर उसे खुराफात सूझी। उसने साथी से कहा, चलो उसको परेशान करते हैं, उसकी चुनौती को देखते हैं, कार्ड देना ही है। साथी को लेकर वह स्कूटर से ही इंस्पेक्टर के घर पहुंची। वह तैयारियों में उलझा हुआ मिला। उसे देखते ही वह बोला, अरे तुम यहाँ, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर की शालीनता देखकर उसने एक बार अपनी साथी को देखा, फिर पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए कहा, यस सर ठीक है, मैं आपको अपनी शादी में आने के लिए इनवाइट करने आई हूँ। यह कहते हुए उसने कार्ड आगे कर दिया। उसकी बात सुनते ही इंस्पेक्टर ने कहा, शादी? फिर खुश होते हुए कार्ड लेकर उससे हाथ मिलाया, बधाई दी और कार्ड देखने लगा। तभी आरिशा ने कहा, सर चुनौती अपने सुर्ती के साथ 4 दिन बाद चली जाएगी। उसकी बात सुनते ही वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। वह मौका चूकना नहीं चाहती थी, इसलिए तुरंत कहा, सर अपनी चुनौती से मेरा मतलब कि भाभी जी से नहीं मिलवाएंगे क्या? यह सुनते ही उसने एक नज़र उस पर डालकर कहा, बैठो अभी मिलवाता हूँ। उसके जाते ही साथी ने उससे कहा, यार यह तो लग ही नहीं रहा है कि वही लहगर इंस्पेक्टर है जो स्टाफ की किसी भी महिला के साथ लफंगाई करने से बाज नहीं आता। कितना जेंटलमैन बना हुआ है। तभी इंस्पेक्टर बीवी के साथ आ गया। दोनों ने एक साथ उनके सम्मान में उठकर उन्हें नमस्कार किया। वह भी उन दोनों को बहुत हंसमुख और मिलनसार लगी। आरिशा ने चाय नाश्ते की फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि अभी कई जगह जाना है, देर हो जाएगी, आपको भी तैयारियां करनी है, इसलिए चलती हूँ। गेट पर चलते चलते उसने कहा, चलती हूँ सर, चुनौती की शादी में भाभी जी को लेकर जरूर आइएगा। वह हंसते हुए बोला, जरूर आऊँगा, लेकिन अकेले ही, क्योंकि मिसेज 1 हफ्ते के बाद आएंगी, मैं तो दूसरे दिन ही चला आऊँगा। थैंक यू सर, यदि परमिशन हो तो एक बात पूछूं? पूछो, ऐसी कौन सी बात है? सर ऑफिस में तो आप नहीं रहते, यहाँ तो लग ही नहीं रहा है कि आप वही हैं जो ऑफिस में दिन भर गाली से ही बात काम सब करते हैं। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो यही तो घर और ऑफिस का फ़र्क है। घर घर ही बना रहे, इसलिए यह फ़र्क रखना मैं ज़रूरी समझता हूँ और सभी समझदार लोग यही करते हैं। तुम भी जिस तरह ड्यूटी आवर्स में बिहेव करती हो, क्या तुम्हारा वही बिहेवियर घर पर भी रहता है? निश्चित ही नहीं। और तुम तो शादी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कर रही हो। तुमने भी यदि यह डिफरेंस मेंटेन नहीं रखा तो अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लोगे। आरिशा इस मुद्दे पर उससे यह बहस करना चाहती थी कि यही डिफरेंस जनता के बीच पुलिस विभाग को बदनाम किए हुए। जो बिहेवियर अपने लिए चाहते हैं, जनता के साथ उसका उल्टा करते हैं। लेकिन समय को देखते हुए वह वापस चल दी, मगर यह तय कर लिया कि इस पॉइंट पर वह इनसे बात तो जरूर करेगी। रास्ते में उसकी साथी ने उससे कहा, बड़ा घाघ है, ऑफिस में खासतौर से हम लोगों से बदतमीजी की कोई भी हद ऐसी नहीं होती
जिसे यह पार न करता हो। आए दिन मेरे हिप पर धौल जमाते हुए कहता है, सिक्योरिटी टाइट है। तुम थोड़ी ढीली पैंट पहनती हो तो कहता है, इसकी सिक्योरिटी कब टाइट होगी। साथी की बात सुनकर अर्षा ने कहा, एक बात बताऊं, जिस दिन इसने मेरे हिप को छू लिया ना, उस दिन इसे शिक्षकों के पीछे पहुंचा दूंगी। सिक्योरिटी वाकई टाइट कर दूंगी। तुमको भी सख्ती से पेश आना चाहिए। क्या करूं, नौकरी करनी है। कब तक किस किस से भिड़ूंगी। हम लोग तो बहुत निचली पोस्ट पर हैं। अपने यहाँ तो आईएएस ऑफिसर रूपन देओल बजाज और केपीएस गिल जैसे मामले 300 साल पहले से होते आ रहे हैं। गिल सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ सजा पाए थे। रूपन देओल बजाज जैसी तेज तर्रार महिला ऑफिसर की तमाम कोशिशों के बाद यह हो पाया था। वह बंद तब भी नहीं हुए थे। किसी आम आदमी का मामला होता तो वह सालों जेल में होता। ऐसे में हम लोग क्या कर पाएंगे। बात निचली और ऊपरी पोस्ट की नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हम अपने अधिकारों, अपने सम्मान को लेकर कितने अवेयर हैं, कितनी जोर से अपोज कर सकते हैं। बस मैं सच कहती हूँ, मेरे साथ हरकत हुई तो मैं उसका इतने एक्सट्रीम लेवल पर अपोज करूँगी कि दुनिया देखेगी। तुझसे भी कहती हूँ कि तू उसकी बदतमीजियों का अपोज कर। मैं तेरे साथ हूँ, हिला कर रख दूंगी साले को। ठीक है यार, पहले तुम शादी करके आओ, तब सोचती हूँ इस बारे में। अच्छा एक बात बताओ, तू घर बाहर हर जगह ऐसे ही रहेगी तो सीए हस्बैंड को कैसे हैंडल करेगी। उससे हमारा कोई डिफरेंस होगा ही नहीं, तुम याद देख लेना। मैंने बहुत सोच समझकर सेम प्रोफेशन में शादी नहीं की। इससे हमारे बीच प्रोफेशन को लेकर कोई कंपटीशन नहीं होगा। तुम देखना, हम दोनों एक परफेक्ट आइडियल कपल होंगे। अच्छा तुम अब अपनी ड्यूटी देखो, शादी में आना जरूर। उसने साथी को ताने पर उतारते हुए कहा और घर आ गई। शादी के 4 दिन बचे थे और काम बहुत था, लेकिन आरिशा के दिमाग में रूपन देओल बजाज, केपीएस गिल और खुद उसको चुनौती नाम देने वाला बॉस घूम रहा था। वह बार बार यही सोच रहे थे कि इसे लाइन पर लाऊंगी जरूर। सादगी से शादी करने के उसके लाख आग्रह के बावजूद उसके माँ बाप बड़े धूमधाम से शादी कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। एक शानदार गेस्ट हाउस में शानदार सजावट, बारातियों के स्वागत की तैयारियां की थी और उसको यह सब बेवजह का तमाशा लग रहा था। होने वाले हस्बैंड से उसकी एंगेजमेंट के बाद से ही बातें होती रहती थी। वह भी उसी के मूड के था, लेकिन उसका मानना था कि पेरेंट्स को उनके मन की करने देना चाहिए। हमें बीच में रुकावट नहीं बनना चाहिए। उसी ने उसको भी समझाया था कि अपने विचार, अपनी इच्छा किसी पर हमें थोपनी नहीं चाहिए। जब बारात आई तो आरिशा ने देखा कि आजकल के तमाम दूल्हों की तरह वह कुछ खास सजा धजा नहीं है। उससे ज़्यादा तो कई बाराती ही सजे हुए हैं। एक चीज़ ने उससे बहुत परेशान कर दिया कि बाराती तय संख्या से करीब 1.5 गुना ज़्यादा आए हुए हैं। वह डरने लगी कि कहीं खाना पीना कम न पड़ जाए, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त न हो जाए। जयमाल के बाद से ही उसके कानों में तनाव भरी कुछ बातें पड़ने लगी थी। मंडप में शादी की तैयारियां चल रही थी कि बवाल एकदम बढ़ गया। तोड़ फोड़, मारपीट जमकर हो गई। कई लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। शादी रुक गई। दूल्हे के नाराज फादर, रिश्तेदार सबने कह दिया कि अब यह शादी नहीं होगी। बारात वापस जाने लगी तो उसके पापा और रिश्तेदारों ने लड़के के फादर कई रिश्तेदारों को बंधक बना लिया कि नुकसान की भरपाई करने के बाद ही जाने दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। वह और दूल्हा दोनों ही हर संभव कोशिश करते रहे। सारे संकोच को दरकिनार कर मोबाइल से ही अपनों को समझाते रहे, लेकिन दोनों किसी को समझाने में सफल नहीं हो पाए कि जो हो गया उसे भूलकर अब शादी होने दी जाए। बाकी रही बात नुकसान की भरपाई की, तो वह भी बैठकर समझ ली जाएगी। मगर जड़वादियों की तरह दोनों ही पक्ष जड़ बने रहे, अड़े रहे और सवेरा हो गया, मगर मामला जहाँ का तहाँ बना रहा। इसी बीच किसी के फोन करने पर पुलिस आ गई। इस समय तक यह फाइनल हो गया था कि यह शादी तो अब किसी भी सूरत में नहीं होगी, बस क्षतिपूर्ति का मामला सेटल होना है। आरिशा को पुलिस आने की सूचना मिली तो वह समझ गई कि वही सुरती ही आया होगा। इस शादी के टूटने पर
अब वह ऑफिस में उसे और परेशान करेगा। वह जिस कमरे में थी वहाँ सामान वगैरह, कुछ रिश्तेदार, महिलाएं और अम्मा थी। कई रिश्तेदारों का बराबर आना जाना लगा हुआ था। सब तनाव और तैश में थे और वह स्वयं बहुत दुखी और गुस्से में थी। सोच रही थी कि अब हर जगह उसकी बेइज्जती होगी। उसके सारे सपने टूट गए। अपने होने वाले पति के साथ न जाने कितनी बार फोन पर, कई बार मिलने पर कितनी कैसी कैसी क्या सारी ही तरह की बातें तो दोनों के बीच होती रही थी। कब से तो पति पत्नी जैसे ही दोनों बिहेव कर रहे थे। कितने खूबसूरत सपने दोनों ने बुने थे। अब उसे जीवन में ऐसा भला इंसान कहाँ मिलेगा। उनका भी तो कितना मन टूट रहा होगा। कैसे भूल पाएंगे दोनों एक दूसरे को। कम से कम मेरे दिल से तो अब वह कभी नहीं निकलेंगे, चाहे आगे कभी किसी से भी शादी हो जाए। अवसर मिला तो इन उजड्डों को मैं छोड़ूंगी नहीं। मूर्खों ने हम दोनों के सुनहरे सपनों पर पानी नहीं नमक फेरा है, जो हमें नमक की हांडी की तरह ही गलाता रहेगा। काश जाने से पहले या किसी तरह मिल लेते तो आखिरी बार ही सही। मेरी तरफ से जो गलतियां हुई, कम से कम उनके लिए सॉरी तो बोल दूं। बहुत व्याकुल होकर उसने फोन उठाया कि नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक बार फोन ही कर लेती हूँ। उसने मोबाइल उठाया ही था कि तभी उन्हीं का फोन आ गया और उसने घनघोर घटाओं में कौंधी बिजली की तेजी से कॉल रिसीव कर ली। हेलो बोलते ही उधर से बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, अर्षा, मैं अपनी तुम्हारी शादी की आधी रस्में हो जाने के बाद मूर्खों की मूर्खता के चलते शादी को खत्म करने के पक्ष में नहीं हूँ। इसलिए मैं इन दोनों लोगों से अपने रिश्ते अभी के अभी खत्म करता हूँ और तुम जहाँ हो, जिस हाल में हो, तुरंत वैसी ही हालत में बाहर गेट पर आ जाओ। मैं कार के पास खड़ा हूँ। हम आज ही किसी मंदिर में अपनी शादी पूरी कर लेंगे। आज ही अपने पहले से तय शेड्यूल के हिसाब से चल देंगे। तुम मेरी बातों से एग्री हो तो तुरंत आ जाओ, यदि नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे बता दो, मैं चलूँ तुम्हें भी छोड़कर। अर्षा उनकी इन बातों को सुनकर न सन्न हुई न ही घबराई। उसने छूटते ही कहा, फोन डिस्कनेक्ट नहीं करना, मैं तुरंत आ रही हूँ। मुझे आपके पास पहुँचने में जितना टाइम लगेगा बस उतना ही वेट करिए। वह अपनी बात पूरी होने से पहले ही बाहर के लिए चल चुकी थी, अपने सुर्ख लाल डिजाइनर जोड़े में ही। मगर उसने डिजाइनर चप्पलें नहीं पहनी, क्योंकि जिस हाल में थी वह उसी हाल में चल दी। सामने रखी चप्पल पहनने का भी उसके पास समय नहीं था। परिवार की महिलाएं जब तक कुछ समझें उसे रोकें, तब तक वह उनके पास बाएं तरफ उनकी बाहों में बाहें डाले खड़ी हो गई। कार का दरवाजा खुला हुआ था। वह अंदर बैठने ही वाली थी कि उसकी साथी ने उसे देखकर रुकने का इशारा किया। उसके पीछे पीछे लहगर इंस्पेक्टर भी चला आ रहा था। उसने आते ही व्यंग भरे लहजे में पूछा, मामला क्या है? तो अर्षा ने बहुत ही निश्चिंतता के साथ कहा, कुछ नहीं सर, खाने में बस नमक ज्यादा हो गया और इसी बात पर इतना बवाल हुआ। उसने लहगर इंस्पेक्टर से दो टूक साफ साफ शब्दों में कहा, सर, मैं अपने पति के साथ शादी की बची हुई रस्में पूरी करने मंदिर जा रही हूँ। हम दोनों का अब इन दोनों पक्षों से कोई लेना देना नहीं है और यहाँ जो कुछ है उसे आप संभालिए। आप मेरी शादी में आए, मगर इस तरह इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपसे अपना गिफ्ट मैं हनीमून से लौटकर ले लूँगी और आपको पार्टी भी दूंगी। मुझे जल्दी से जाने की परमिशन दीजिए, आशीर्वाद के साथ। देखिए सब इकट्ठा हो रहे हैं, अब मैं यहाँ एक मिनट भी रुकना नहीं चाहती। प्लीज़ सर, प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए। ठीक है, जाइए आप दोनों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ चुनौती, इन सबसे अभी बोहनी करता हूँ, दुगनी करूँगा, सालों ने नींद हराम की है। कहकर वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अब तक कई लोग आ चुके थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अर्षा ने किसी से आंख तक नहीं मिलाई। पति के साथ गाड़ी में बैठकर तेज रफ्तार से निकल गई और लहगर इंस्पेक्टर बोहनी करने में जुट गया था। धन्यवाद मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी बस नमक ज्यादा हो।